हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये लर्न किया कि इंटरनल एनर्जी किसे बोलना है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैथमेटिकली हमने डिफरेंट पाथ में आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक पाथ में कैसे चेंज होता है वो हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, और उसके बेसिस पे एक ग्राफिकल हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, और साथ में दो न्यूमेरिकल और हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, वो बेसिक न्यूमेरिकल थे जैसा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। नाउ अब हम यहाँ पर आके रुक गए थे कि हमने दो टाइप के हीट देखे। मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमने क्या देखा, और फिर आज जो हमें डिस्कस करना है वो रहेगा एंथैल्पी का पॉइंट। ठीक है, सो हमने पहले तो हमने देखी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने ये फाइंड आउट किया कि क्वांटिटी ऑफ हीट जो हम सप्लाई करते हैं उससे वर्डन होगा। ठीक है, बट यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट टेम्परेचर के कारण डेल यू की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। मीन्स यहाँ अगर मैं हीट का इंटरनल एनर्जी के साथ में अगर रिलेशन करके देखूँ तो कोई उसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं जितनी भी हीट सप्लाई करूँगा उससे आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज होती नहीं है। पहला पॉइंट, यानी हम इंटरनल एनर्जी चेंज को हीट बोल सकते हैं कि यहाँ पर नहीं। अब मैं दूसरी प्रोसेस यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। जानबूझ के मैं रीअरेंज कर रहा हूँ यहाँ पर सेकंड नंबर पे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें पता है कि हीट जो है वो सिस्टम के अंदर भी नहीं जाएगी और सिस्टम से बाहर भी नहीं निकल सकती है। दैट मीन्स कि यहाँ Q की वैल्यू ऑलरेडी ज़ीरो है। अब Q अगर ज़ीरो है तो हीट की क्वांटिटी यहाँ पर कोई रोल प्ले करेगी क्या? नहीं। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर होता है खत्म। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट जो हमने ऑलरेडी लर्न किया था बाय द नेम आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में मैंने आपको बताया वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल वी की जो वैल्यू है वो जीरो बन जाएगी, यानी इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम आता है, तो V2 माइनस V1 करने के बाद आंसर आपको जीरो मिलेगा आइसोकोरिक प्रोसेस में। नाउ हमें क्या मिला था कि वहाँ वर्डन नहीं होता है। तो जो हम हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, दैट हीट इज कॉल्ड डेल यू। उसे हमने नाम लिखा था डेल यू, यानी हम ये बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। जो हीट हम सप्लाई करने वाले हैं उससे क्या होगा, सिंपली इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमने हीट के बेसिस पे निकाली। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो आता है आज का पॉइंट समझने के लिए वो ये है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आइसोथर्मल और आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट का कोई रिलेशन नहीं है इंटरनल एनर्जी के साथ में। ठीक है, यहाँ तो हीट इक्वल टू जीरो है, और यहाँ वर्डन करने में काम आती है डेल यू की वैल्यू यहाँ पर जीरो है। हमने जो कंसिडर किया है आइसोकोरिक प्रोसेस, उसमें जो हीट हमें मिलती है उसे हम इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर हमें मिलता है क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू। नाउ ऐसे ही अगर मैं टर्म कंसिडर करता हूँ, लास्ट स्टेप पे आते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर जो है वो होता है कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पी डेल वी की जो वैल्यू होती है वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर हमें वो इक्वेशन में से कुछ भी माइनस नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन एज इट इज हमने कंसिडर किया था डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी। इसे अगर मैं रीअरेंज करता हूँ हीट की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये मुझे मिलेगा क्यू पी यानी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन इज इक्वल टू डेल यू प्लस ये, इसे मैं लेफ्ट में लेके जाता हूँ तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस पी डेल वी। ये इक्वेशन हमें मिलता है। यानी यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमें एक दूसरी हीट की वैल्यू मिली है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या इंडिकेट करती है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर? इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज एंड वर्क डन। तो दिस वैल्यू इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द क्यू वी। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ कि क्यू पी इज डिफरेंट देन क्यू वी। क्यू वी से ये वैल्यू कैसी है, अलग है, डिफरेंट है।
सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा हमने क्यू वी को डेल यू बोला है और हमें पता है कि डेल यू एक स्टेट फंक्शन है, तो क्यू पी को एक्सप्लेन करने के लिए भी तो हमें कोई स्टेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो स्टेट फंक्शन की वैल्यू आती है, वो जो हम क्यू पी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं टर्म, उसे हमें बोलना है एंथैल्पी। एंथैल्पी एंथैल्पी को हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बेसिक से ये समझा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से दो हीट हमें मिलती है, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक में। आइसोकोरिक को हम इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं, जो कि एक स्टेट फंक्शन है। तो आइसोबैरिक में क्यूपी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई नई टर्म यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम है एंथैल्पी। चलिए फिर हम ये जो हमारा टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं, और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंथैल्पी, जिसे हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो चीजें मैं आपको यहाँ पर और आपको डिटेल में लेके जाता हूँ कि यहाँ जो हमने बताया है कि ये एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर आती है, क्योंकि क्यू वी डेल यू तो उसके पास में था ही, साथ में हमने क्या किया, पी डेल्टा वी भी यहाँ पर कंसिडर किया है। ये क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर वर्डन हो रहा है। अगर मैं दोनों भी इक्वेशन को ऐसे लिखूं, एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, पिस्टन रखा मैंने, अब ये पिस्टन को मैं टाइट कर रहा हूँ, स्क्रू को टाइट कर रहा हूँ, ताकि ये पिस्टन कहीं कोई भी साइड में मूव ना हो सके। और यहाँ पर हमने एक गैस फिल किया 1 मोल सपोज, और इसे मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ। तो हीट सप्लाई करने से इंटरनल एनर्जी जो है चेंज हो जाएगी, हमें डेल यू की वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगी, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। नाउ ये जो दूसरा टर्म मैं कंसिडर करने जा रहा हूँ आइसोबैरिक के लिए, यहाँ पर मैंने पिस्टन रखा है। ठीक है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसलिए मैं यहाँ पर गैस कंसिडर कर रहा हूँ। और यहाँ से अगर मैं हीट सप्लाई करता हूँ, दिस इज आइसोबैरिक कंडीशन, दैट मीन्स कि प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन किसी एक डायरेक्शन में मूव होगा। सपोज अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा है, तो गैस जो है एक्सर्ट करेगा अपना प्रेशर पिस्टन पे, और पिस्टन मूव होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, पिस्टन मूव होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, हम इसे एक्सपांशन बोलते हैं। ठीक है, सो एक्सपांशन के कारण ये जो पिस्टन है उसको ढकेला जा रहा है ऊपर के साइड में। मींस ये जो सिस्टम थी गैस, वो सिस्टम वर्क डन कर रही है ना। हम क्या बोलेंगे, सिस्टम वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। और यहाँ पर वर्क डन है क्या, नहीं है, यहाँ पर वर्क डन नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम चेंज नहीं तो वर्क डन नहीं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क डन मिलेगा। सो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए भी तो एनर्जी लगेगी। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आइसोकोरिक से आइसोबैरिक की जो हीट होती है उसकी वैल्यू डिफरेंट रहेगी, क्योंकि उसमें वर्क डन भी हो रहा है साथ में। यहाँ पर वर्क डन नहीं है, बट आइसोबैरिक में वर्क डन होता है। ठीक है, सो हम आते हैं एंथैल्पी पे। एंथैल्पी की फिर हम डेफिनेशन अगर कंसिडर करते हैं, एंथैल्पी एच लिखा है मैंने। ठीक है, सो इट हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द सम ऑफ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी वर्क, और पीवी एनर्जी, मैं यहाँ पर वर्क भी लिख देता हूँ, पीवी एनर्जी। ठीक है, वर्क डन हो रहा है तो अल्टीमेटली हीट जो है वहां पर एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, तो ये यही दो पॉइंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। एक तो डेल यू का मतलब, डेल यू को हमने क्या अज्यूम किया था, ये डायग्राम से क्या हम क्लियर करते हैं, डेल यू को हम बोलते हैं हीट चेंजेस, हीट चेंजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। ये जो डेल एच हमने कंसिडर करते हैं हम एंथैल्पी चेंज, तो एंथैल्पी चेंज के लिए भी हमें लिखना होगा हीट चेंजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ये दोनों टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
डेल यू एंड डेल एच। ठीक है, जैसा इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है वैसे ही एंथैल्पी भी, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है, बिकॉज इसकी वैल्यू भी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, कौन सा पाथ आपने सिलेक्ट किया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम उसे बोलते हैं स्टेट फंक्शन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है सिंबल के साथ में, साइन के साथ में, तो साइन कैसी रहेगी? साइन के लिए हम यहां कंसिडर करते हैं डेल एच की वैल्यू अगर नेगेटिव रहेगी तो हम उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। वही अगर डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम एंडोथर्मिक प्रोसेस उसे बोलते हैं। ऐसा क्यों? नेगेटिव है तो इसका मतलब ये रहेगा कि डेल एच का मतलब होता है, डेल एच का मतलब होता है H2 माइनस H1, है ना, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। अगर फाइनल एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है इनिशियल से तो हम क्या कंसिडर करेंगे? छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो निगेटिव का मतलब क्या है कि इनिशियली ज़्यादा थी लेकिन जब वो प्रोडक्ट में आया तब उसकी एनर्जी कम हो चुकी है, तो बची हुई एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इसीलिए हम वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, और अगर ये डेल एच की वैल्यू कम रहती है, डेल एच की वैल्यू अगर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेल एच, H2 की वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगी H1 से तो यहाँ पॉजिटिव आएगा डिफरेंस। ठीक है, मीन्स हम क्या बोलेंगे कि पहले तो एनर्जी कम थी रिएक्टेंट के पास में, अब जब वो प्रोडक्ट में बना है तो प्रोडक्ट में उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियल में हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा तब जाके वो H2 में कन्वर्ट होगा। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम विल रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव अगर साइन आपको मिलती है डेल एच की वैल्यू तो हम उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एंथैल्पी। ना अब हमें कंसिडर करना है कि सपोज हमारे पास में गैसियस सिस्टम है, गैस हमने कंसिडर किया है, तो इन दैट केस हम रिलेशन को कंसिडर करते हैं डेल एच और डेल यू का रिलेशन क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज रिलेशन, रिलेशन बिटवीन डेल एच एंड डेल यू। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है, मैं यहां पर नोट करके दे रहा हूं। यूज ओनली इन गैसियस सिस्टम। ठीक है, ये जो डिफरेंस, ये जो रिलेशन हम एस्टैब्लिश यहां पर कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ गैसियस सिस्टम के लिए होगा, सॉलिड और लिक्विड के लिए ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि सॉलिड और लिक्विड में जो चेंजेस हमें मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसलिए सॉलिड और लिक्विड को हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे, हमें सिर्फ गैसेस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रिलेशन को कैसे हम निकालते हैं, उसे कैसे डिराइव करेंगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमें पता है कि अगर मैं आइडियल गैस कंसिडर करता हूँ तो आइडियल गैस का मतलब होता है PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है। लेट अस कंसिडर कि यहाँ पर मैंने सिस्टम के अंदर आइडियल गैस ही फिल किया हुआ है। ठीक है, अब जो वो पहले था, जब पहली सिस्टम थी इनिशियल स्टेट में, तो इनिशियल स्टेट में हम ऐसे लिखेंगे P, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन होता है तो P तो कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम चेंज होता है तो पहले इनिशियल वॉल्यूम हम V1 कंसिडर करते हैं इक्वल टू, ठीक है, ये N को मैं यहाँ पर 1 कंसिडर करता हूँ। R कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट हम उसे बोलते हैं। और हमने ऑलरेडी देखा कि डेल एच जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पे होता है। तो ये टेम्परेचर भी यहाँ पर कैसे होगा? कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर R यानी गैस कांस्टेंट और P, ये तीनों भी कैसे है? टर्म कांस्टेंट है। ठीक है, जो चेंज हो रहा है वो क्या रहेगा? वॉल्यूम होगा या तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे रिएक्शन के अंदर। ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ इनिशियल स्टेट चेंज हुई है फाइनल स्टेट में, तो हमें PV2 मिलेगा इक्वल टू N2RT मिल सकता है। ठीक है, सो इनिशियल स्टेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल स्टेट एंड दिस वन इज
फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ये इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट चेंज हो रहा है, तो वो चेंज को हमें पता है कि हम डिफरेंस निकालते हैं। सो लेट अस कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो हम ये दोनों भी रिएक्शन को अगर कंसिडर करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर तो कांस्टेंट है तो P लिखा मैंने यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को, ठीक है, इनटू इन ब्रैकेट ये कंसिडर कर रहा हूँ मैं V2 माइनस V1 इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा N2 माइनस N1। RT कैसा है, कांस्टेंट है ना। ये V2 माइनस V1 का मतलब तो डेल्टा V होता है, तो मैं इसे लिखता हूं P डेल्टा V इक्वल टू ये क्या आएगा यहाँ पर, इसे हम लिखेंगे डेल्टा N, दोनों का डिफरेंस है नंबर ऑफ मोल्स का, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो उसे मैंने लिखा डेल्टा N, ठीक है। यहाँ पर मैं G लिख देता हूँ फॉर द गैसियस रिएक्शन। गैसियस रिएक्शन में हम नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर करेंगे, लिक्विड और सॉलिड को इग्नोर करना है, ठीक है। और ये टर्म तो हमारे पास में कांस्टेंट है RT, ठीक है। सो यहाँ से हमें ये PV इक्वल टू NRT हमें जो मिला था उसे हमने ऐसे लिखा, P डेल्टा V का मतलब बनता है फिर डेल्टा NGRT। लेट अस पुट दिस वैल्यू ऑफ P डेल्टा V इनटू द इक्वेशन ऑफ एंथैल्पी। तो एंथैल्पी का इक्वेशन क्या आता है, इट इज द एंथैल्पी इज नथिंग बट द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज एंड वर्क। तो इसे मैं लिखता हूं डेल H इक्वल टू डेल U प्लस P डेल्टा V, ऐसा हमने एंथैल्पी का इक्वेशन लिखा था। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ P डेल्टा V इनटू दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। P डेल्टा V के बदले डेल्टा NGRT मैंने वहां पर प्लेस किया है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन मिला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, एंथैल्पी ज़्यादा है या इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है फॉर द रिएक्शन। हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के अगर सेम होते हैं तो हम बोलेंगे, क्योंकि ये सेम रहेगा तो डेल एन जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, जीरो। तो जीरो इंटू आर इंटू टी, ये पूरा जीरो बन जाएगा, है ना। तो ये जीरो है तो हम इसे हटा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, डेल एच इक्वल टू डेल यू। सो हम ये बोल सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो गैसियस मोल्स है वो अगर सेम रहेंगे तो डेल एच का मैग्नीट्यूड डेल यू जितना ही होगा। वही अगर n1 की वैल्यू ज़्यादा होती है n2 से, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो ये वैल्यू जो है Ng की वैल्यू निगेटिव मिलेगी। तो निगेटिव इंटू आर इंटू टी, ये पूरी टर्म निगेटिव हो जाएगी। सो डेल यू से हमें माइनस करना पड़ेगा ये पूरा मैग्नीट्यूड, तब जाके हमें डेल एच मिलेगा। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ डेल एच की वैल्यू कैसी होगी, डेल यू से कम रहेगी, ठीक है। एंड लास्ट, अगर N2 की वैल्यू ज़्यादा होती है N1 के कंपैरिजन में, तो फिर हमें क्या कंसिडर करना होगा, एग्जैक्टली इसके अपोजिट आएगा। N1 कम है, सो हायर टर्म माइनस लोअर टर्म, तो वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। सो पॉजिटिव इंटू आर इंटू टी, ये पूरा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें डेल एच मिलेगा, क्योंकि ये पूरी टर्म तो पॉजिटिव है ना। सो इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस दिस चेंज, ये दोनों की भी अगर हम सम करते हैं तो जाके हमें डेल एच मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, डेल एच जो है मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है इंटरनल एनर्जी के कंपैरिजन में। ऐसे तीनों जो कंक्लूजन है ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी बेसिस पे एक या दो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे और फिर उसके आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। आगे जो हमें डिस्कस करना है वो ये है, एंथैल्पी का यूटिलाइजेशन रिएक्शन में कैसे रहेगा।